तारीख 27 नवंबर, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ मानसी दास। इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम लागू। 60 दिनों के युद्ध विराम के दौरान इसराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना को वापस बुलाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict. युद्ध विराम होते ही भारी तादाद में लोगों ने दक्षिणी लेबनान में वापसी शुरू की। Today it's a mixed feeling of sadness and joy, I would say. The war has ended. हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के साथ ही हमास पड़ा अकेला। अब हमास क्या करेगा, करेंगे विश्लेषण। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों की घोषणा के हफ्ते भर बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर बना हुआ है सस्पेंस। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए मानसी दास से। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों में एक वकील की हत्या के बाद उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चटगांव की एक अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई और हिंसा में एक वकील सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट के मुख्य अभियोजक करीम खान ने म्यांमार में सैन्य नेता मिन आंग लियांग की गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद सत्ता की कमान आंग लियांग ने संभाली थी। उन पर अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करने के आरोप हैं। हाल के वक्त में लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार से पड़ोसी मुल्कों खासकर बांग्लादेश का रुख किया है। मिन आंग लियांग के अरेस्ट वारंट की मांग करते हुए करीम खान ने कहा, After an extensive investigation and careful review of the evidence collected, my office has concluded. करीम खान ने कहा, इकट्ठा किए सबूतों की व्यापक जांच और समीक्षा के बाद मेरा दफ्तर इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस बात के उचित प्रमाण हैं कि वरिष्ठ जनरल, कार्यकारी राष्ट्रपति और म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ मानवता के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने 25 अगस्त 2017 और 31 दिसंबर 2017 के बीच म्यांमार और बांग्लादेश में हथियारबंद समूहों टाटमाडो, पुलिस, सीमा रक्षा पुलिस और गैर रोहिंग्या नागरिकों की मदद से रोहिंग्या के खिलाफ अपराधों को अंजाम दिया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने अस्थायी तौर पर अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक इमरान खान की रिहाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस्लामाबाद में डटे हुए थे। उनकी मांग थी कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, न तो वो इस्लामाबाद छोड़ेंगे और न ही पीछे हटेंगे। पुलिस का कहना है कि बीते 3 दिनों में हुई हिंसा में उन्होंने 1000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इन प्रदर्शनों में अब तक कुल 6 लोगों की जान भी गई है। बोलिविया ने लिथियम के खनन के लिए चीन की एक कंपनी के साथ अरबों डॉलर का समझौता किया है। इस समझौते के तहत देश के दक्षिण पश्चिम अनयूनी सॉल्ट फ्लैट में 2 प्लांट बनाए जाने हैं। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी में होता है। बोलिविया के राष्ट्रपति लुई आर्के ने संसद से इस समझौते को मंजूरी देने की अपील की है और कहा है कि इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। Bolivia va a participar en todas las etapas de la cadena productiva. लुई आर्के ने कहा, उत्पादन के हर चरण में बोलिविया की भागीदारी होगी। खनन से लेकर फैक्ट्री में इसकी सफाई, प्रोसेसिंग, यहाँ तक कि लिथियम बैटरी के कमर्शियलाइजेशन तक हर चरण की प्रक्रिया का फायदा बोलिविया को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में बोलिवियाई सरकार की हिस्सेदारी 51% है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने कहा है कि उन्होंने मॉस्को जाने का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न्योता स्वीकार कर लिया है। अगले साल विश्व युद्ध के अंत को 80 साल हो रहे हैं और इस मौके पर रूस विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि नाजी जर्मनी सेना से लड़ने में रूस की रेड आर्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। तो मानसी, आज पॉडकास्ट की शुरुआत उस खबर से हम कर रहे हैं जिस खबर का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। कल के पॉडकास्ट में प्रेरणा और सुमिरन ने हमारे लिसनर्स को विस्तार से बताया था कि इसराइल और हिजबुल्लाह युद्ध विराम के समझौते के करीब हैं। तो इसके बाद की खबर जिस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे वो ये है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है और इसके साथ ही दोनों के बीच पिछले 13 महीनों से चल रही लड़ाई थम गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में युद्ध विराम समझौते की घोषणा की और कहा कि 60 दिन के युद्ध विराम के दौरान लेबनानी सेना अपने सभी इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लेगी और इस्राएली नागरिक उत्तरी इसराइल में अपने घरों में वापस लौट सकेंगे। I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict. मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दोनों सरकारों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के विनाशकारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. समझौते के तहत लेबनान इजराइल सीमा पर लड़ाई समाप्त हो जाएगी। इस समझौते को दुश्मनी को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों के जो भी लोग बचे हैं उन्हें फिर से इजराइल की सुरक्षा को खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये थे जो बाइडेन के शब्द। तो इस युद्ध विराम समझौते को अमेरिका और फ्रांस का समर्थन हासिल है। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा। और मानसी, यहाँ बताना जरूरी है कि जो ब्लू लाइन है वो लेबनान और इसराइल के बीच एक अनाधिकारिक सरहद है और इस समझौते के तहत इसराइल 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाएगा और इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जगह लेबनान के सैनिक तैनात होंगे और उनकी ये जिम्मेदारी होगी, ये सुनिश्चित करेगी लेबनान की सेना कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी वहां पर ना हो। युद्ध विराम के समझौते तक पहुंचने से पहले इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दी। नेतन्याहू ने टीवी संबोधन में समझौते के पीछे के तर्क को समझाया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें इस वक्त युद्ध विराम क्यों करना चाहिए। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है, दूसरा कारण सेनाओं को राहत देना है और हथियारों के भंडार को फिर से भरना है, तीसरी वजह युद्ध के मोर्चों को अलग करना है, हमास को अलग थलग करना है। युद्ध के दूसरे दिन से हमास हिजबुल्लाह पर भरोसा कर रहा था कि वो उसके साथ लड़ेगा। अब हिजबुल्लाह के बाहर होने के बाद हमास युद्ध में अकेला रह गया है। हम अपना दबाव उस पर बढ़ाएंगे और इससे हमें अपने बंधकों को रिहा करने के अभियान में मदद मिलेगी। ये बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा है कि हमास इस युद्ध में अब अकेला रह गया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि समझौते के तहत अगर किसी भी स्थिति में हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो इसराइल को सैन्य कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी है। हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इसका स्वागत किया है। टीवी पर प्रसारित एक संदेश में लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में कहा कि ये देश के पुनर्निर्माण का वक्त है। तो लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती कह रहे हैं कि सही में ये एक नया दिन है। आधुनिक इतिहास में लेबनान के लोगों ने जो परेशानी झेली, ये उस मुश्किल वक्त का अंत है। ये कठोर भी है और उम्मीदों से भरा भी। इस दिन जो तबाह हो गया उसके पुनर्निर्माण और वैध संस्थाओं को और मजबूत करने का 1000 मील का सफर शुरू होता है, जिसकी अगुवाई सेना कर रही है, जिस पर हमारी उम्मीदें हैं। युद्ध, त्रासदी और तबाही बहुत हुई। लेकिन युद्ध विराम के अमल में आने से कुछ घंटे पहले इसराइल ने बेरूत पर हमले किए। जॉर्डन में लेबनान के पूर्व राजदूत ट्रेसी चामुन ने कहा, Last night was one of the worst nights of bombing that we've had as the Israelis. पिछली रात बमबारी की सबसे खराब रातों में से एक थी, क्योंकि इसराइलियों ने अपने पास बची समय सीमा के भीतर जितने हमले संभव थे उतनी साइटों को निशाना बनाने की कोशिश की। अकेले बालबेक शहर पर लगभग 40 हमले हुए। बेरूत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए ये युद्ध विराम सभी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में है और विशेष रूप से
उन लोगों के लिए जो विस्थापित हुए हैं, और हम अब एक बड़ी तादाद में लोगों को अपने घरों को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। इस बीच जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वहाँ पर लेबनान के जो नागरिक हैं दक्षिणी लेबनान में अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में वापस लौटना अभी भी सुरक्षित नहीं है। बेरूत में रह रहे अली हिजाजी ने बीबीसी से कहा कि लोग अपने घरों में वापस लौटने के लिए बेहद उत्सुक हैं। Today, it's a mixed feeling of sadness and अली हिजाजी कह रहे हैं कि ये दुख और खुशी की मिलीजुली भावना है। युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन मानवीय संकट का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर खुल गया है, क्योंकि हम सैकड़ों कारों को दक्षिण लेबनान की ओर दौड़ते हुए देख रहे हैं। ज्यादातर लोग वापस आकर अपने घरों को देखना चाहते हैं, वो उत्साहित हैं और सुरक्षित घर वापसी का इंतजार नहीं कर सकते। तो मोहन, हिजबुल्लाह इसराइल युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन प्रश्न ये है कि अब गजा में संघर्ष विराम होता है या नहीं होता है, या अगर होता है तो कब होता है। तो जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने क्या कहा पहले ये सुनते हैं, उसके बाद हम जरा विश्लेषण करेंगे। Just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, जिस तरह से लेबनान के लोग सुरक्षा और समृद्धि के हकदार हैं, उसी तरह गजा के लोग भी लड़ाई और विस्थापन के अंत के हकदार हैं। गजा के लोग नर्क से गुजर रहे हैं, उनकी दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी है और हमास कई महीनों से सद्भावना पूर्वक युद्ध विराम और बंधक समझौते पर बातचीत करने से मना कर रहा है। इसलिए अब हमास के पास एक विकल्प है, एकमात्र रास्ता बंधकों को रिहा करना है, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। तो ये जो बाइडेन का बयान है। अब सीधे हम पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में फेलो मध्य पूर्व मामलों के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी को। तो सर, आपने बहुत सारी आवाज़ें सुनी, हमने बताया कि किस तरह से समझौता आया है। अब ये समझौता जो युद्ध विराम का है वो अमल में आ चुका है। मुख्य शर्तें हम जान चुके हैं कि 60 दिनों के भीतर लेबनान में जो इसराइल के सैनिक है वो जगह छोड़ देंगे। लेबनान के जो सैनिक हैं वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जगह ले लेंगे। और क्या बड़ी बात है इस समझौते में? देखिए, ये समझौते का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको कैसे सस्टेन करते हैं। इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि ये सारा का सारी जो जिम्मेदारी है वो है लेबनीज नेशनल आर्मी पे, और उसका हिजबुल्लाह पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है कि या हिजबुल्लाह को वो डिक्टेट कर सके या उनको प्रेशर मिला सके कि ये न कीजिए वो न कीजिए। जो उनके रिलेशनशिप है वो बहुत ही अजब तरह के रिलेशनशिप है, और हिजबुल्लाह हमेशा अपने आप को उसने लेबनीज स्टेट में कभी नंबर 2 नहीं माना, पहली बात। दूसरी बात ये कि हिजबुल्लाह की एक तरह से इसमें विक्ट्री भी लगती है कि हिजबुल्लाह ने ये अपनी जनता को, अपनी आवाम को बताने के लिए है कि जो काम हमास नहीं कर सका, जो इजराइल को सो काल झुका नहीं सका, हमने उसको इजराइल को मजबूर किया सीज़फायर करने के लिए। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन इजराइल के लिए है। अव्वल दिन से इजराइल चाहता था कि हमास और हिजबुल्लाह का जो लिंक है उसको खत्म किया जाए, और वो अल्टीमेटली इस सीज़फायर के जरिए अगर ये सस्टेन करता है तो हमास अलग थलग पड़ जाएगा। चौथी बात यह है कि इसके जरिए इजराइल के पास एक एक्स्ट्रा लिवरेज है जो उसको हमास के नेगोशिएशन के इस्तेमाल कर सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकता है कि हमने हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर किया, लेकिन हमारा जो रियल डेंजर, जो रियल खतरा है अभी हमास से, उस पर हमको पूरी आप फ्रीडम दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारा का सारा जो चक्रव्यूह उसका लिंक जो है ये अरेस्ट वारंट से भी है। उसको कहीं ना कहीं से इस डील के जरिए वो जो उन पर प्रेशर बन रहा था, जो फ्रांस का प्रेशर था, इटली का प्रेशर था, जर्मनी का था, यूके था, कहीं ना कहीं से उसमें लोग एक रीथिंक करेंगे, रिविजिट करेंगे अपने नेतन्याहू की तरफ एटीट्यूड को लेकर। और ये खबर अभी भी आई है कि फ्रांस ने शायद इसी शर्त पे नेतन्याहू ने उनको इंक्लूड किया है कि वो अरेस्ट वारंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो विन विन सिचुएशन इजराइल के लिए है, और हिजबुल्लाह के लिए सिर्फ ये है कि हमने वो कर दिया जो हमास नहीं कर पाया, जो कतर नहीं कर पाए, इजिप्ट नहीं कर पाया, यूएस नहीं कर पाया, हमने एक सीज़फायर इजराइल को करने में मजबूर किया। लेकिन ये बात तो सच है कि हमास अब अलग थलग पड़ जाएगा और उसके लिए स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। और अब अगर ये बात करें तो इसराइल और गजा के बीच, हमास के बीच जो समझौता होना था, अब उसका क्या होगा? देखिए, अब इस समझौते के बाद इसराइल पूरी तरह ड्राइविंग सीट में है। वो जो समझौता होता भी है तो उसकी पूरी जो कंडीशन है, जो शराइत हैं, जो पूरे के पूरे सारे जो पॉइंट्स और क्लॉज होंगे वो इसराइल के तहत होंगे।
उसमें हमास के पास अब कुछ से नहीं बचा है, इसलिए कि धीरे हिजबुल्लाह भी हट गया मैदान से, ईरान भी हट गया मैदान से, वहां की हमास की लीडरशिप भी कमजोर हो चुकी है। और अब एक मॉडल लोग ये कहेंगे हमास से कि जैसे हिजबुल्लाह ने सीज फायर किया वैसे आप भी कीजिए, उनको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। अब हमास पे प्रेशर बढ़ेगा, इजराइल इस डील के जरिए और एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सपेक्ट करेगा। और उसके बाद ये भी कि जैसे जैसे बाइडेन के दिन करीब आ रहे हैं और ट्रंप का दिन करीब आ रहा है वो कुछ चार्ज लेने के लिए, वैसे वैसे इजराइल के पास एक बहुत ही अलग तरह का पावर, एक कॉन्फिडेंस, एक अलग तरह का एसर्शन है। तो सारी की सारी तैयारी जो है वो ट्रंप के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपनी नई इनिंग को शुरू करने के लिए इजराइल की है। लेकिन हमास फिलहाल एक बड़ा लूजर है इस डील के बाद पर्टिकुलरली। तो हमास करेगा क्या? हमास के पास देखिए, हमास के पास दो ऑप्शन है। हमास के पास ऑप्शन ये है कि या तो पूरी तरह सरेंडर कर दे, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी इसको डील हवाले की जाए, सौंपी जाए। और मेरे ख्याल में डील जो है अब ट्रंप के आने के बाद ही होगी। तो या तो पूरी तरह सरेंडर कर दे या जो डील आप पे इंपोज की जाए उसको एक्सेप्ट कर ले। कि ये जो डील है ये नेतन्याहू ने पूरे उसको जितने सारे फ्रंट थे, अब उनके पास ट्रंप से नेगोशिएट करने की चीजें ये होगी। अब मेरे पास सिर्फ बचा है फलस्तीन, उस पे आपको हमको पूरा साथ देना है। जैसे आपने अपने पहले टर्म में इंपोज किया था डील ऑफ द सेंचुरी जो थी, और बहुत सारी जो डील थी, जैसे आपने टेल अवीव में, जेरूसलम में आपने वो शिफ्ट किया था, तो और भी प्रेशर बढ़ेगा। तो हमास पूरी तरह इस एक इंपोजिशन होगा उस डील का, और हमास के पास वही ऑप्शन होगा कि आपको कबूल करना है। हमास के पास बहुत ज्यादा स्पेस नेगोशिएशन का, बहुत लिवरेज नहीं बचा हमास के पास। इसलिए कि एक दुनिया के पास एक मिसाल है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर किया, वो कहीं आपसे पावरफुल है, कहीं आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, अब आप भी सीज फायर कीजिए वरना हम जो है अब आपको अबेंडन कर देंगे। अच्छा जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि इस पूरे गणित में, अगर इस पूरे गणित को समझा जाए तो हिजबुल्लाह तो हमास के साथ खड़ा हुआ था, हिजबुल्लाह ने सीज फायर कर लिया, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा हुआ था। ईरान कह रहा था कि भाई हम जो है, मतलब ईरान भी एक तरह से धमकी दे रहा था। आयतुल्लाह खामनेई भी कह रहे थे कि अटैक के बाद चाहे वो जो बड़े नेता मारे गए, चाहे वो हमास के नेता मारे गए या फिर हिजबुल्लाह के जो प्रमुख हैं जब वो मारे गए। आपको क्या लगता है कि ईरान बैकफुट पर है? ईरान बुरी तरह बैकफुट पे है, इसलिए कि ईरान ने जिस तरह से ईरान का जो मोमेंटम था, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 महीने का मोमेंटम बहुत डाउन हुआ है। उसका जो रेटरिक था, उसका जो एसर्शन था, उसकी जो पोस्टरिंग थी, जैसे जैसे हमास पे अटैक बढ़ रहा है, जैसे जैसे इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, वैसे वैसे ईरान बहुत डिफेंसिव होता जा रहा है। ईरान की हेल्पलेसनेस, ईरान का पॉलिटिकल जो पोस्चर था, उसकी जो एग्रेसिवनेस थी, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसमें कमी आ रही है। और जाहिर सी बात है कि हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप मारी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी हताशा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की डील को इंपोज किया गया है, जिस तरह से फ्रांस ने जिस तरह से साथ दिया, यूएस ने जिसे साथ दिया, तो उसमें लगता है कि हम अब हिजबुल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान भी कमजोर पड़ गया है, तो जो पूरा एक्सिस था, जिसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, सीरिया पे लगातार बमबार्डिंग हो रही है, असद साहब को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उस पूरे टाइप में हिजबुल्लाह को लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, बजाय इसके कि हम सीज फायर कर लें और उसके बाद को धीरे नेगोशिएशन करें। फिर एक लेबनान सेंट्रिक एक पीस एफर्ट जो यूएस चाहता था, जो इजराइल चाहता था, वो पूरी तरह उसको मिल गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी, आप का इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। तो आप बता रहे थे कि किस तरह से विश्लेषण कर रहे थे कि आगे आने वाले वक्त की राजनीति क्या होगी। मानसी, प्रोग्राम में हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchohindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। पॉडकास्ट में अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। 20 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए। चुनावों में जीत मिली महायुति को, यानी बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट वाले गठबंधन को। अकेले बीजेपी की जो सीटें थी वो 132 सीटें जी, और वहीं एकनाथ शिंदे गुट को 57 और एनसीपी को 51 सीटें मिली। यानी अकेले दम पे बीजेपी के पास सरकार बनाने का
मौका है। थोड़ा सा पेच उसमें, मतलब थोड़ा सा कुछ जोड़ तोड़ करनी पड़ती, लेकिन जो पेच फंसा है, बताइए। पेच जो फंसा है वो इसी पर आके फंसा है। अब चूंकि बीजेपी के पास बहुत सीटें हैं तो कयास ये लगाए गए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवसेना के सभी सांसदों ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त में साथ देने के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे। और वहीं एकनाथ शिंदे ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। तो एकनाथ शिंदे खुद को आम आदमी बता रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर पहुंचे। नागपुर वहीं जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला? जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। तो ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जल्दी नेताओं के साथ बैठेंगे और जल्द फैसला होगा कि आखिरकार राज्य को नया मुख्यमंत्री के रूप में कौन मिलने वाला है। पॉडकास्ट में सीधे शामिल करते हैं बीबीसी मराठी सेवा के संपादक अभिजीत कांबले को, और उनसे ये हम जानना चाहेंगे कि एक तरह से स्पष्ट लग रहा है कि सीएम सीट अब एकनाथ शिंदे गुट को नहीं मिल रही, लेकिन बीजेपी ने अब तक किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। तो देवेंद्र फडणवीस के चांसेस कितने हैं? जी बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ही होंगे, क्योंकि जो नाम चर्चा में है उनका ही है और जिस तरीके से हम दावेदार कहेंगे, प्रमुख दावेदार, उसमें वही है। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब एकनाथ शिंदे जो है उनको बीजेपी मुख्यमंत्री पद नहीं देगी और इसी वजह से देरी हो रही थी महाराष्ट्र के सीएम पद पे किसको लाया जाए और मतलब मंत्रिमंडल का गठन भी इसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि शिंदे जो है वो अड़े हुए थे कि सीएम की पोजीशन जो है मुझे ही फिर से दी जाए और उनकी अपेक्षा थी कि ये मुझे ही मिले, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खुद की सीटें भी लाई है, 57 तक सीटें उन्होंने लाई और उनका ये मानना था कि जो बीजेपी को भी जो कामयाबी मिली है उनमें उनका रोल है और उनके मराठा होने का भी फायदा मिला है, ऐसी एक उनकी धारणा थी और उस वजह से वो दावेदार थे और वो चाहते थे कि उनको ही सीएम का ये पोस्ट मिले। लेकिन आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी उनको बनाने में कामयाब हुई है कि आप हम सीएम की पोजीशन आपको नहीं दे सकते। अच्छा, अब इसके बाद तो रास्ता जो है देवेंद्र फडणवीस के लिए साफ हो चुका है और मतलब करीब तय है कि वही होंगे। लेकिन अगर बीजेपी कोई सरप्राइज वही मैं इसी पे आ रहा हूँ अभिजीत जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी जाती है। हम कई राज्यों में ये देख चुके हैं कि जो नाम आता है वो चाहे वो मोहन जी का नाम आए या फिर जो ऐसे नाम निकल के सामने आते हैं जो कि चर्चा में कभी रहते ही नहीं है। हम चर्चा भले ही देवेंद्र फडणवीस की कर रहे हों, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आ जाए जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, सरप्राइज एलिमेंट। जी बिल्कुल, मैं 2-3 नाम जो है इसमें जो हो सकते हैं इस पे आपको बताना चाहूंगा। एक तो पहला नाम जो है जो विनोद तावड़े का है। विनोद तावड़े मराठा है और मराठा होने का शायद उनको फायदा मिल सकता है। वो नेशनल सेक्रेटरी है पार्टी के और पिछले 5 साल में वो महाराष्ट्र से बाहर ही रहे, खासकर दिल्ली में रहे। अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और उनका कद जो है वो काफी बड़ा है पिछले कुछ सालों में बीजेपी में। तो एक तो फ्रंट रनर वो है। दूसरे फ्रंट रनर जो बीजेपी में जिनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था 2014 में, वो चंद्रकांत पाटिल है। चंद्रकांत पाटिल पुणे से आते हैं विधायक के तौर पर चुनकर और आरएसएस के काफी करीबी रहे हैं। आरएसएस में ही ज्यादा दिन तक हो रहे, बीजेपी में तो काफी देर बाद आए। तो चंद्रकांत पाटिल एक है और तीसरा नाम जो है सुधीर मुनगंटीवार जो विदर्भ से आते हैं, जो काफी सीनियर मिनिस्टर है। तो ये 3 नाम जो है ये एक चर्चा के नाम है। अब इसके सिवा बीजेपी का भी और जो अपना हमेशा का तरीका है, इसके सिवा और किसी नाम पे जाते हैं तो हम अभी तो उस पर बात नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ कयास लगा सकते हैं। इसके बाद ये 3 नाम।
जी, तो अभिजीत कामले, आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप बीबीसी मराठी सेवा के संपादक है, विश्लेषण कर रहे थे कि आखिरकार आने वाले दिनों में ये जब तय हो जाएगा कि राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में कौन मिलने वाला है। और मानसी, अब महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के मेवाड़ की, जहां महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच विवाद चल रहा है और इस विवाद ने इसी हफ्ते एक अलग मोड़ ले लिया। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़, जो नाथद्वारा से बीजेपी विधायक हैं, उनके और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच विवाद परसों रात खुलकर सामने आ गया। मानसी, दरअसल मामला यह है कि 10 नवंबर को मेवाड़ के पूर्व राजघराने के महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था और उसके बाद 25 नवंबर को उनके इकलौते बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का चित्तौड़ के ऐतिहासिक फतेह प्रकाश महल में पगड़ी दस्तूर यानी कि राज तिलक का कार्यक्रम हुआ। सालों से चला रहा विवाद इस घटना के बाद भड़क गया और इसके बाद उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद धूणी और एक लिंजी मंदिर के दर्शन करने होते हैं, लेकिन जब विश्वराज मेवाड़ वहां पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। जिसके बाद अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विश्वराज सिंह पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। ऐसी परिस्थिति बनने की जो हमारे को पहले से ही संभावनाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रशासन को कई दिनों पहले इसकी जानकारी भी हम लोगों ने दे दी थी। कुछ लोग पदों के ऊपर बैठे हुए हैं तो अपने पदों का वो दुरुपयोग करते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बनवाकर गैर कानूनी हरकतों को जो है करवाकर एक आदमी के ऊपर जो है उस चीज का दबाव बनवाएंगे कि हम आपके घरों के अंदर जबरदस्ती घुसेंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको बैठकर करी जा सकती है, गुंडागर्दी के माध्यम से ये चीज नहीं हो सकती है। वहीं उदयपुर पहुंचे विश्वराज सिंह वहीं अपने समर्थकों के साथ मंदिर के बाहर बैठ गए। देर रात उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, तो जटे भी गलत काम ले रहे हो, आपने आवाज तो उठानी है लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। बात तो आज ही बात शुरू हुई कि आप मैंने तो सिर्फ दर्शन करना हो, लेकिन बात ऐसी बढ़ी कि अब कहीं रात 2 बज गया लेकिन अखबार तक कहीं नहीं वो दर्शन रहे साहब। और इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने और पथराव की शिकायत दर्ज की। उदयपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं योगेश गोयल, उन्होंने क्या कहा? दोनों पक्ष अपने अपना ये संपत्ति का लंबा विवाद है, पिछले 40 साल से विवाद चल रहा है। उसको कई कानूनी पक्ष हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और उसमें अरविंद सिंह जी मेवाड़ चेयरमैन है, ये किसी प्रकार की एचओ प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरे पक्ष का ये मानना है कि एचओ प्रॉपर्टी है और उनका ये राइट है कि वो सिटी पैलेस में इनके जो कोरोनेशन हुआ है उसके पश्चात जो धूनी है वहाँ पर दर्शन के लिए जाए और दर्शन करना उनका राइट है, न केवल लीगल राइट है वरन एक कस्टमरी राइट भी है। इस संदर्भ में प्रशासन ने दोनों पक्षों के नुमाइंदों के बीच लंबे वार्ता के द्वार चले, बातचीत कराई, सहमति बनाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि इसमें कई कानूनी पक्ष इन्वॉल्व है, सहमति बन नहीं पाई। तो पुलिस ने इस विवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है और इसे संपत्ति विवाद बताया है। इस बारे में और जानकारी के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की बीबीसी संवाददाता अंशुल सिंह से और सबसे पहले यही पूछा कि विवाद क्या है और जो 2 पक्ष इसमें शामिल हैं वो कौन कौन है। कहानी शुरू होती है 1930 से। भूपाल सिंह जो महाराणा थे वहाँ के, वो 1955 तक यहाँ से महाराणा रहे और उन्होंने ही उदयपुर के एक लिंग जी मंदिर का जो ट्रस्ट था उन्होंने इसे बनाया था। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसलिए उन्होंने भगवत सिंह मेवाड़ को गोद लिया था। अब ये भगवत सिंह मेवाड़ जो हैं वो अरविंद सिंह और महेंद्र सिंह इनके पिता थे। इनकी एक बेटी भी थी, वो थी योगेश्वरी। और जो संपत्ति विवाद है वो शुरू हुआ था 1983 में। और ये वही वक्त था जब महेंद्र सिंह अपने पिता भगवत सिंह के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। जी बिल्कुल। उनका कहना था कि उनके पिता संपत्ति को बेच रहे हैं और लीज पर दे रहे हैं। वो खुद इसके खिलाफ थे और जब हालात बिगड़े तो भगवत सिंह ने अपनी वसीयत संभालने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह, जो उनके छोटे बेटे थे, उन्हें दे दी थी। यानी छोटे भाई को संपत्ति पर कब्जा मिल गया और बड़ा भाई इससे बाहर हो गया। तो इसी वजह से ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, क्योंकि संपत्ति पर हक पिता ने छोटे भाई को दे दिया था और बड़ा भाई संपत्ति से बाहर हो गया था। तो इसी बात को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा। ये तभी से उनके बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी और ये 37 साल तक चली। 2020 में उदयपुर की जिला अदालत ने इसको लेकर एक फैसला सुनाया और उन्होंने, जो उदयपुर की जिला अदालत थी, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा रहेगा जो पिता थे भगवत सिंह उनका और बाकी के 3 हिस्से जो उनके बेटे हैं और बेटी उनका रहेगा। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक असल बंटवारा नहीं होता तब तक भगवत सिंह के तीनों बच्चे जो हैं वो 4 साल के लिए बारी बारी से शाही संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि जब तक असल बंटवारा शुरू होता उससे पहले ही मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया।
और हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा? साल 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उस पर रोक लगा दी और कहा कि आखिरी फैसला आने तक तीनों ही संपत्तियों मतलब शंभू पैलेस और जो घासघर और एक और संपत्ति है, उन तीनों संपत्तियों पर अरविंद सिंह का अधिकार रहेगा। और अभी तक इसमें फाइनल फैसला नहीं आया, आखिरी फैसला नहीं आया है। और मंगलवार को जो हुआ वो आपको पता है, महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह जब उदयपुर पहुंचे तो उन्हें एक लिंग जी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि इस पर फिलहाल जो नियंत्रण है वो अरविंद सिंह का है। तो ये थे बीबीसी संवाददाता अंशुल सिंह जो बता रहे थे कि राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच क्या चल रहा है विवाद। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर आइए, वहां पर ये कहानी आपके पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। बीबीसी हिंदी के आज के इस न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल। समय वही शाम के 7:30 बजे। तब तक बीबीसी हिंदी की वेबसाइट आपके साथ है। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मानसी दास और मोहनलाल शर्मा को विदा दें। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। तिलकराज भाटिया के आज हाथ कमान थी। नमस्कार।